एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री माइंड मैप्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें हमने डिफरेंस किया था ऑर्बिट और ऑर्बिटल के केस में। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। वहाँ पे हमने ऑर्बिटल को डिफाइन किया था। ऑर्बिटल इज़ रीजन, या फिर हम बोल सकते हैं स्पेस, रीजन और स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल न्यूक्लियस के अराउंड वो स्पेस होता है, वो रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमने ऑर्बिटल्स डिस्कस किए थे हमारे क्वांटम नंबर्स की वीडियो में। उसके अकॉर्डिंग एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या थी, 0। फॉर पी ऑर्बिटल एल की वैल्यू थी हमारे पास 1। फॉर डी ऑर्बिटल एल इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। In today's video, we will discuss about the shape of S, P and D orbital. और शेप को कैलकुलेट करने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है शेरोडिंगर वेव इक्वेशन। व्हाट इज शेरोडिंगर वेव इक्वेशन? इज del 2 psi by del x2 in x coordinate plus del 2 psi by del y2 plus del 2 psi by del z2 plus 8 pi square m upon n square into e minus v into psi is equal to 0. Now we calculate the value of psi for s, p and d ऑर्बिटल। साई की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हम इसकी शेप बता सकते हैं कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। साई एज सच हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस किसका होता है फिर? साई क्यों कैलकुलेट करते हैं हम? सिग्निफिकेंस होता है साई स्क्वायर का। साई स्क्वायर हमें क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट। सिग्निफिकेंस होता है किसका? साई स्क्वायर का। साई स्क्वायर हमें बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट। तो हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए साई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देन उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में कहाँ पे प्रेजेंट है वो पता लग जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग हम शेप ऑफ ऑर्बिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एस ऑर्बिटल, फॉर एस ऑर्बिटल के केस में फॉर एस ऑर्बिटल हमारे पास n की वैल्यू, फॉर एग्जांपल 1s ऑर्बिटल को हम कंसीडर कर रहे हैं तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 और l की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? s ऑर्बिटल के लिए क्या होती है l की वैल्यू? 0 और m की वैल्यू होती है -L2 प्लस l। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1s ऑर्बिटल के केस में? 0 ही है। l की वैल्यू तो 0 रहेगी, -L2 प्लस l करेंगे तो भी। तो यहाँ से हमारे पास हमें साई की वैल्यू कैलकुलेट की तो पता लगा कि इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। कब डिक्रीज होती है? एज वी मूव
फ्रॉम न्यूक्लियस फार एंड फार। जैसे हम न्यूक्लियस से आउटसाइड मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी यहाँ पे एस ऑर्बिटल के केस में। और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एस ऑर्बिटल की शेप हमें पता लग जाता है। एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है यहाँ से, स्फेरिकल। ठीक है, और अगर स्फेरिकल शेप है, इट इज़ नॉन डायरेक्शनल, इट इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड द न्यूक्लियस, तो यहाँ इसको बोलते हैं एस ऑर्बिटल आर नॉन डायरेक्शनल। और शेप होती है एस ऑर्बिटल की क्या, स्फेरिकल शेप। ये है 1s ऑर्बिटल। इन केस ऑफ 2s ऑर्बिटल, अगर 2s ऑर्बिटल के केस में हम कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू क्या पॉसिबल है, अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है हमारे पास, 1 हो सकती है और 0। इन केस ऑफ l इक्वल टू 1 कौन सा ऑर्बिटल होगा, 2p होगा। और n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 0 है तो हमारा कौन सा ऑर्बिटल आएगा, 2s ऑर्बिटल, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2s ऑर्बिटल। इन केस ऑफ 2s ऑर्बिटल हमें साई की वैल्यू कैलकुलेट करने से पता लगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम अगर न्यूक्लियस से फर्दर मूव करते हैं तो क्या होती है, डिक्रीज, और एक पॉइंट पे आके क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल 0 हो जाती है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। देन फर्दर हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन फर्दर इंक्रीज होती है एंड देन फर्दर डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है 2s ऑर्बिटल के केस में, हम अगर न्यूक्लियस से मूव करते हैं तो यहाँ से ज़्यादा होगी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, देन डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, और एक पॉइंट आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाएगी। मान लिया इस पॉइंट पे आके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो गई। ठीक है, देन हम यहाँ से फर्दर मूव करेंगे इस पॉइंट पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर इंक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पे देन फर्दर फ्रॉम एज वी मूव फर्दर फ्रॉम दिस पॉइंट देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज। तो जहाँ पे जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो गई और जहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर इंक्रीज करना स्टार्ट की, उस पॉइंट को हम बोलते हैं, उसके बीच के रीजन को नोड। नोड कैसे डिफाइन करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, 0, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0 इन केस ऑफ नोड। और नोड को कैलकुलेट किसी भी ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ नोड्स। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फार्मूला होता है हमारे पास n माइनस l माइनस 1। n की वैल्यू जो भी गिवन ऑर्बिटल में n की वैल्यू क्या है वो पुट कर देंगे, उसके लिए l की वैल्यू क्या है वो पुट कर देंगे -1। वहाँ से हमारे पास निकल के आएंगे नंबर ऑफ नोड्स। नोड्स आर द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ 0। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 2s ऑर्बिटल का केस लें तो 2s ऑर्बिटल के केस में n की वैल्यू है 2 हमारे पास, l की वैल्यू s के लिए कितनी होती है, s के लिए l की वैल्यू होती है 0 -1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 - 1 इज़ 1। तो 2s ऑर्बिटल के केस में नंबर ऑफ नोड्स कितनी होंगी, 1। ये हमें यहाँ से पता लग रहा है 2s ऑर्बिटल के केस में। एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे है न्यूक्लियस के सराउंडिंग, फर्दर यहाँ पे 0 होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पे क्या है, एक नोड प्रेजेंट है इन केस ऑफ 2s ऑर्बिटल। ठीक है, देन फर्दर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज की। ठीक है, तो नंबर ऑफ नोड्स हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। और s ऑर्बिटल की शेप हमें पता लग गई, s ऑर्बिटल की शेप होती है क्या, स्फेरिकल, एंड इट इज नॉन डायरेक्शनल। नाउ हम डिस्कस करते हैं शेप ऑफ p ऑर्बिटल। शेप ऑफ p ऑर्बिटल, फॉर एग्जाम्पल p ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट होता है, 2p से। ठीक है,
इसके केस में n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2 है यहाँ पे, l की वैल्यू क्या है यहाँ पे, p के लिए l की वैल्यू होती है 1, s के लिए 0 होती है, p के लिए l की वैल्यू होती है 1, और यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएंगी हमारे पास, m की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं -L2 + L, -L -1 2 + 1, कितनी वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ से 3, -1 के बाद हम मूव करेंगे क्या आएगा 0, देन +1। तो p ऑर्बिटल के केस में m की वैल्यू 3 आती है। इट मीन्स इट हैज़ 3 ओरिएंटेशंस, 3 ओरिएंटेशंस आर पॉसिबल एंड 3 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ p। कौन कौन से होंगे, px, मान लिया ये मेरा x डायरेक्शन में है कोऑर्डिनेट, ये y डायरेक्शन में, और ये वाला z डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। तो px ऑर्बिटल को मैं कैसे डिफाइन करूँगी यहाँ पे, px इज़ लाइक दिस x एक्सिस पे, और चार्ज यहाँ पे एक पे प्लस होगा तो दूसरे पे क्या होगा माइनस। शेप ऑफ py ऑर्बिटल कैसे डिफाइन करेंगे, x कोऑर्डिनेट, दिस इज़ y कोऑर्डिनेट, this is z coordinate, and in case of py electron density is on the y coordinate, this is py orbital, and in case of pz, क्योंकि हमारे पास m की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं 3 वैल्यूज़, इसलिए 3 ऑर्बिटल होंगे p के केस में। यहाँ से आ जाएगा हमारा z कोऑर्डिनेट, और pz ऑर्बिटल के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी, अलोंग द z एक्सिस, ठीक है। चार्ज क्या होगा प्लस माइनस, हेयर प्लस माइनस, दीज आर द शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल्स। और इस शेप को हम क्या बोलते हैं, डम्बल शेप, डम्ब बेल शेप, ठीक है। s ऑर्बिटल के केस में शेप कौन सी आई थी हमारी, स्फेरिकल। इन केस ऑफ p ऑर्बिटल शेप इज डम्बल शेप। नाउ वी डिस्कस d ऑर्बिटल। हेयर अगर हमें नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करनी हो, नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करने हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, n - l - 1। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कर रहे हैं नंबर ऑफ नोड्स निकालने हमें 2p ऑर्बिटल के केस में, तो 2p ऑर्बिटल के केस में हमारे पास n की वैल्यू होगी 2, p के केस में l की वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू होती है l = 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, एंड हेयर -1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 - 2 = 0। तो 2p ऑर्बिटल के केस में नंबर ऑफ नोड कितनी होंगी 0। अगर हम 3p ऑर्बिटल कंसिडर करें तो नंबर ऑफ नोड्स कितनी आ जाएंगी, नंबर ऑफ नोड्स = 3p के केस में n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3, p ऑर्बिटल के केस में l की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, एंड -1 क्या आ जाएगा हमारे पास 3 - 2 = 1। इन केस ऑफ 3p ऑर्बिटल 1 नोड इज प्रेजेंट, नोड मीन्स वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0 एट दैट पॉइंट। नाउ वी डिस्कस शेप ऑफ d ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ d ऑर्बिटल्स, फॉर एग्जाम्पल d ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट होगा, n की वैल्यू 3 होगी, 3d पॉसिबल है, ठीक है। 2d क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, और l की वैल्यू d के केस में क्या होती है, s के केस में होती है 0, l की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए, p के लिए होती है 1, d के लिए होती है 2, तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। l की वैल्यू क्या होती है, n से डिक्रीज करते हैं, n - 1 n - 2 अप टू 0, ठीक है। तो 2d हमारे पास पॉसिबल नहीं है। d ऑर्बिटल स्टार्ट होता है विद n वैल्यू 3। इसके केस में n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3, l की वैल्यू होगी d के केस में 2, और m की वैल्यू क्या आ जाएंगी, ओरिएंटेशन होता है -L2 + L, -L2 -2 2 + 2। कौन कौन सी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, -2 -1 0 +1 एंड +2। इट मीन्स
5 orientations are possible. Orientations are possible. इन 5 ओरिएंटेशंस के केस में ऑर्बिटल की शेप कौन कौन सी होती है? 5D ऑर्बिटल्स वो होते हैं हमारे पास। फर्स्ट इज, मान लिया ये x है, ये y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। फर्स्ट इज DXY। DXY कहाँ होगा? इधर, और इधर लोब्स प्रेजेंट होंगी, और इन पे चार्ज होता है एक लोब पे सेम चार्ज, दूसरी लोब पे भी सेम चार्ज। ये होता है हमारा DXY ऑर्बिटल। देन DYZ के लिए इसको y कोऑर्डिनेट मान लो, इसको z मान लो, तो यहाँ पे हम 2 लोब दिखाएंगे। चार्ज इज सेम ऑन द सेम लोब, दिस इज DYZ ऑर्बिटल। देन DXZ, x coordinate, this is z coordinate, and lobes present between these coordinates represent DXZ orbital. यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस। एंड फोर्थ ऑर्बिटल इज, यहाँ पे x है कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट है, DX2 डैश y2 या x2 माइनस y2 ऑर्बिटल। इसके केस में लोब्स कहाँ प्रेजेंट होंगी? ऑन द कोऑर्डिनेट्स, जैसे p ऑर्बिटल के केस में प्रेजेंट थे, ठीक है। चार्ज इज सेम ऑन द सेम लोब एंड अपोजिट ऑन द डिफरेंट लोब्स। एंड लास्ट इज, फिफ्थ इज DZ2। ये z कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे जो ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे DZ2, और उसकी शेप आएगी हमारे पास ये, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसके सराउंडिंग मूव करता है। इस लोब पे प्रेजेंट होगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे प्रेजेंट होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये 5D ऑर्बिटल्स की शेप हैं। D ऑर्बिटल्स 5 कौन कौन से होंगे? DXY, DYZ, DXZ, DX2-Y2 एंड DZ2। और यहाँ पे शेप को कैसे डिफाइन करेंगे? शेप होती है क्या? डबल डम्बल। p ऑर्बिटल के केस में एक ही कोऑर्डिनेट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट थी, तो उसको हमने बोला था डम्बल शेप। d ऑर्बिटल के केस में 2 कोऑर्डिनेट्स पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, तो इसको बताएंगे हम डबल डम्बल शेप। एंड सिमिलरली इसके केस में नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करने का फार्मूला सेम रहेगा। नंबर ऑफ नोड्स क्या आ जाएंगे हमारे पास? n-l-1। इन केस ऑफ 3D ऑर्बिटल n की वैल्यू होगी हमारे पास 3, l की वैल्यू क्या होगी d के केस में 2, एंड -1 क्या आ जाएगा? 3 - 3 = 0। इन केस ऑफ 3D ऑर्बिटल नोड्स आर अब्सेंट, नो नोड इज प्रेजेंट। 4D के केस में कितने नोड्स आ जाएंगे? 1 नोड, क्योंकि 4 - 2 - 1 होगा। 4 - 3 क्या आ जाएगा? 1 नोड। इन केस ऑफ 5D दिस वैल्यू इज 2। नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इन केस ऑफ 5D ऑर्बिटल्स आर 2। तो ये डिस्कस की हमने शेप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स S, P एंड D। S ऑर्बिटल की शेप है हमारे पास स्फेरिकल, P ऑर्बिटल की शेप है डम्बल, एंड D ऑर्बिटल की शेप है हमारे पास डबल डम्बल। एंड इन केस ऑफ S ऑर्बिटल ओनली 1 ओरिएंटेशन इज पॉसिबल, m की वैल्यू 0, तो एक ही शेप आती है हमारे पास, एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। इन केस ऑफ P 3 ओरिएंटेशन आर पॉसिबल, so 3 orbitals are possible which are px, py and pz, and in case of d orbital 5 values of m are possible, so 5 orbitals are dxy, dyz, dxz, dx2-y2 and dz2। अब हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ज़्यादा स्टेबल क्यों होती है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। कैसे डिफाइन करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड? हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम जिंक
जिंक का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास कितना 24। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने के लिए मैंने आपको बताया था अबव प्रिंसिपल यूज होता है। उसके लिए हम 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s एंड सो ऑन ऐसे डिफाइन करते हैं। यहाँ से एरो कैसे लगाएंगे, पहले 1s को फिल करेंगे, फिर 2s को, फिर 2p 3s 3p 4s देन 3d 4p 5s। तो इसको लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s एंड 3d 4p एंड सो ऑन। यहाँ पे जिंक के केस में 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s में कितने आ जाएंगे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए यहाँ से 6 2 8 2 10 12 18 एंड 18 के बाद कितना आएगा 4s2 एंड देन लेफ्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स देन 3d 4। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है हमारे पास, जिसमें लास्ट में देखो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और 3d के केस में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट in the 3d orbital and 2 electrons are present in 4s orbital। लेकिन ये वाली कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये वाला एक इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में जंप कर जाता है, जिससे 3d की और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है हमारे पास हाफ फिल्ड। ठीक है, तो जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d 5 एंड 4s 1। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन 3d 5 दिस इज 3d ऑर्बिटल एंड दिस इज 4s ऑर्बिटल। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और d ऑर्बिटल्स के केस में इट इज़ हाफ फिल्ड। तो ये एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है इन केस ऑफ जिंक वेयर 3d ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड। क्यों ज़्यादा स्टेबल है हाफ फिल्ड, इसके केस में देखो फर्स्ट फैक्टर आता है सिमेट्री फैक्टर। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अगर वो सिमेट्रिकल है, एनी कॉन्फ़िगरेशन विच इज सिमेट्रिकल इज मोर स्टेबल, क्या होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है इन कंपैरिजन टू अनसिमेट्रिकल, मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड फैक्टर क्या आता है एक्सचेंज एनर्जी का। एक्सचेंज एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल एक पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि 3d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं 1 2 3 4। ठीक है, सेकंड केस में हमारे पास क्या है 3d ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स। अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो एक्सचेंज एनर्जी कितनी आ जाएगी। यहाँ से देखो फर्स्ट वाला ये वाला इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक्सचेंज कर सकता है, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। 3 एक्सचेंज आर पॉसिबल फॉर दिस। एंड सेकेंड वाला किसके साथ कर सकता है एक्सचेंज, एक तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ और एक इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इसके केस में एक्सचेंज कितने पॉसिबल हैं 2। सिमिलरली अगर हम थर्ड वाले को कंसिडर करें तो थर्ड वाला किसके साथ एक्सचेंज कर सकता है फोर्थ वाले के साथ।
क्योंकि थर्ड वाले का सेकंड वाले के साथ हमने कंसिडर कर लिया इसके केस में, तो थर्ड वाले के साथ क्या पॉसिबल है, फोर्थ वाले के साथ, तो इसकी एक्सचेंज कितनी पॉसिबल है, 1। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने आ गए हमारे पास, 3 to 5 + 1 6। इन केस ऑफ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने आ जाएंगे, फर्स्ट हम इसके केस में कंसिडर करेंगे। इसके केस में कितने पॉसिबल हैं, एक ये वाला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 exchange are possible. In case of this, first, second and third, 3 exchange are possible. And in case of third, इसके केस में first and second, 2 exchange are possible here. And in case of fourth, only 1 exchange. Then total number of exchange कितने आ जाएंगे हमारे पास, 4 3 7 7 to 9 9 + 1 10। अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंज होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी। नंबर ऑफ एक्सचेंज किसके केस में ज़्यादा है, 3D5 कॉन्फ़िगरेशन के केस में, और 3D5 कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल, इसलिए ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो कि जिसमें डी ऑर्बिटल में पॉसिबल है कि एक इलेक्ट्रॉन को हम लास्ट ऑर्बिटल 4s ऑर्बिटल में से जंप करवा के 3D में लेके आए और 3D ऑर्बिटल हमारे पास हाफ फील्ड हो जाए, तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि वो सिमेट्रिकल बन जाता है और उसकी एक्सचेंज एनर्जी क्या हो जाती है, यहाँ से ज़्यादा हो जाती है। इन केस ऑफ 3D4 और कॉन्फ़िगरेशन 3D5 इज़ मोर स्टेबल देन 3D4। तो ये होता है हमारा स्टेबिलिटी का फैक्टर इन केस ऑफ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली जो फुली फील्ड और कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास, वो भी ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि उसमें भी एक्सचेंज ज़्यादा होंगे और वो सिमेट्रिकल इन नेचर होगी। जो भी थिंग नेचर में सिमेट्री प्रोवाइड करती है वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया शेप्स ऑफ different orbitals S, P and D and stability of half filled and full filled configuration. I think वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।